हेलो बच्चों, तो तैयार हो जाइए हमारा नया लेक्चर पढ़ने के लिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 9 और आज हम पढ़ेंगे गोली दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन यानी लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। और साथ में हम ये भी पढ़ेंगे इस लेक्चर में कि किसी भी गोली दर्पण या दर्पण की पहचान हम लोग कैसे करते हैं और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं रेखीय आवर्धन के बारे में। तो रेखीय आवर्धन का जो सामान्य मतलब है वो ये है कि रेखीय आवर्धन अगर किसी भी प्रतिबिंब का बताया जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये बताया जा रहा है कि वस्तु से कितने गुना बड़ा या छोटा प्रतिबिंब बना है, ठीक है ना। और ये भी बताता है कि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है कि आभासी है। तो ये हम रेखीय आवर्धन की सहायता से ये बात हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं कि जब किसी गोली दर्पण के सामने वस्तु को रखते हैं तो उसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब है उसकी लंबाई और उस वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसे हम उस प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो परिभाषा लिख लीजिए, किसी गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग लिखते हैं आई से। इमेज उसका सिंबल हम लोग आई से लिख देते हैं। तो गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई को हम लोग ओ से लिखेंगे के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। उसे m से स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। तो परिभाषा के साथ सूत्र क्या हो जाएगा रेखीय आवर्धन का? रेखीय आवर्धन m इज इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई यानी I और वस्तु की लंबाई U। ये इसका फार्मूला बन जाएगा रेखीय आवर्धन का, ठीक है। इसको जरा एक क्वेश्चन नंबर डाल लेते हैं। अब देखो इससे दोनों जो ये जो अनुपात हैं दो राशियों के, ये लंबाई ये भी है प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई, तो इसके हिसाब से कहा जाता है कि जो ये भी मीटर दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो m का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना। तो रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, ये केवल एक संख्या है। m बराबर 2 है, इसका मतलब है प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा बनता है, ठीक है ना। m बराबर अगर 1/2 है तो इसका मतलब प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/2 यानी आधा बनता है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि वस्तु का प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु से कितने गुना है। दूसरी चीज इसमें आता है, इसका एक दूसरा भी रूप है। उसको रूप समझने के लिए हम चित्र में देखें कि अगर मान लेते हैं ये हमारे पास है एक अवतल दर्पण और अवतल दर्पण में ये ध्रुव है यहाँ पर P और ये मान लेते हैं इसका वक्रता केंद्र है और ये इसके बीच में है फोकस। इसको मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको कहते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। और यहां पर हम कोई वस्तु रख रहे हैं एक AB
जिसका प्रतिबिंब बनाना है। तो प्रतिबिंब किरण आरेख खींचना हम लोग सीख चुके हैं। तो प्रतिबिंब कैसे, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण को डालेंगे, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है, ठीक है, एक प्रकाश किरण तो ये चली जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण को हम यहाँ पर इस रेखीय आवर्धन वाले टॉपिक पर प्रकाश किरण को हम ना फोकस से होकर के ले जाएंगे और ना वक्रता केंद्र से होकर के ले जाएंगे, ठीक है ना, ले जा सकते हैं पर उसमें कंफ्यूजन होगा, इसलिए हम एक नई किरण और ले जाएंगे जो परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए इसका परावर्तन कराएंगे। और वो किरण कौन सी रहेगी, होगी जो उसके ध्रुव पर आपतित होती है। एक प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित कराएंगे और ध्रुव पर आपतित कराएंगे तो क्योंकि ये जो रेखा खींची गई मुख्य अक्ष ये वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है, तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो सब क्या होती है, पृष्ठ पर अभिलंब का काम करती हैं। इसका मतलब ये एक तरीके से हो गया बिंदु P पर ये अभिलंब हो गया मुख्य अक्ष। तो अभिलंब जब हो जाएगा तो आपतित किरण और परावर्तित किरणों के बीच जो कोण बनता है, यानी आपतन कोण और परावर्तन जो कोण होता है वो सदैव बराबर होता है। तो ये अगर I हमने मान लिया है तो इसके ये वाला जो कोण बनेगा यहाँ इस जगह ये R हो जाएगा, तो I और R सदैव बराबर हो गए। इस प्रकार से परावर्तित होगी किरण कि I और R दोनों इक्वल हो ऐसे। तो जो ये दोनों किरण, एक किरण ये मुख्य के समांतर जाकर के फोकस से होकर के जाती है और एक प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होकर के परावर्तित होती है और ये इस बिंदु पर दोनों मिल जाती हैं, परावर्तित किरणें और ये वाली जो परावर्तित किरण है और ये वाली परावर्तित किरण दोनों मिल जाती है। इसका मतलब इस जगह इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसका नाम लिख लेते हैं A डैश और B डैश। ये वस्तु है हमारी और ये है प्रतिबिंब, ठीक है। इस किरण आरेख में अब जरा देखो, जरा थोड़ी भाषा लिख लें इसकी। जब अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के लिए बना सकते हैं, या हमने इसी तरह अवतल दर्पण के लिए बनाना है तो उसकी भाषा लिखते हैं हम लोग। जब अवतल दर्पण के सामने ध्रुव से U दूरी पर एक वस्तु AB रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव से सामने ध्रुव से, यहां पर शब्द यहां पर आना चाहिए, सामने ध्रुव से U दूरी पर रखते हैं। U दूरी पर एक वस्तु जब अवतल दर्पण के सामने ध्रुव से U दूरी पर एक वस्तु AB रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव P से V दूरी पर A डैश B डैश बनता है। ये भाषा हम लोग लिख सकते हैं इस चित्र के बारे में थोड़ी सी। आप जरा ध्यान दो इसमें, ये जो त्रिभुज बना हुआ है त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज A डैश B डैश P, ABP और A डैश B डैश P, ये जो त्रिभुज दोनों समकोण त्रिभुज बने हैं भाई, ये कोण दोनों में 90 डिग्री एकदम बस तुम्हारी ऊर्ध्वाधर खड़ी है में। इन दोनों त्रिभुजों में जरा ध्यान दो, कोण BAP
मतलब ये वाला कोण, इस कोण की बात हो रही है। बिंदु ए पर जो कोण बना है बराबर होगा कोण बी डैश ए डैश पी। क्यों? प्रत्येक 90 डिग्री के लिए, इसलिए ये बराबर है, प्रत्येक 90 डिग्री के हैं। दूसरी बात क्या है यहाँ पर, कोण बी पी ए, बी पी ए ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी डैश पी ए डैश। क्यों बराबर है ये? क्योंकि ये आपतन कोण परावर्तन कोण है और ये सदैव बराबर होते हैं। तो इसको लिख सकते हैं आगे, परावर्तन के नियम से। अब देखो इसमें ये हम लोग जानते हैं कि जो समरूप त्रिभुज की जो विशेषता होती है कि अगर किसी दो त्रिभुजों में अगर दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि अतः त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप है। समरूप त्रिभुज गणित में आप लोग पढ़ोगे, उसमें कंडीशन है एक कि अगर दो कोण अगर बराबर हैं तो वो त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, समरूप। तो समरूप त्रिभुज के नियम से, समरूप त्रिभुज का नियम क्या कहता है, इसको नोट कर लें, फिर हम इसको आगे बताते हैं। नोट कर लें इसको। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, नियम ये कहता है। तो संगत भुजाएं कौन सी हम ले सकते हैं, ये ए डैश बी डैश और दूसरे त्रिभुज में ए बी, ये दो संगत भुजाएं हो गई। दूसरी संगत भुजा कौन सी होगी, पी ए डैश अपान पी ए, ये हो जाएगा। ठीक है। अब जरा देखो चिन्ह परिपाटी के अनुसार, जो चिन्ह परिपाटी हमने पढ़ रखी है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या है, जो ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश क्या है, ये ए डैश बी डैश क्या है, ये प्रतिबिंब की लंबाई है और प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के नीचे तरफ नापी जा रही है तो माइनस में रखी जाएगी, यानी माइनस आई हो जाएगा। ठीक है। और ए बी क्या हो जाएगा, यानी ये है ए बी वस्तु की लंबाई मुख्य से ऊपर से नापी जा रही है, जिसको हम प्लस में रखेंगे। और पी ए डैश क्या होगा, पी ए डैश यानी प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी किससे लिखते हैं हम लोग, v से, और ये बाईं ओर नाप रहे हैं तो माइनस में। और दूसरा आता है पी ए, ये कितना होगा, पी ए मतलब वस्तु की दूरी ध्रुव से, इसको लिखते हैं हम लोग u से, ये भी माइनस में होगी क्योंकि ये भी बाईं ओर नापी जा रही है ध्रुव से। ये सारी वैल्यू जरा हम इसमें रख देते हैं तो क्या मान प्राप्त हो जाएगा, माइनस आई अपान ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपान माइनस सी। ठीक है। तो इसको जब सॉल्व कर सकते हैं तो इसको लिखा जाएगा आई अपान ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू। ठीक है। अब रेखीय आवर्धन का सूत्र जो समीकरण नंबर 1 में हम लोगों ने लिखा है उसको जरा ध्यान दो। वो जो आई अपान ओ जो लिखा गया किसके बराबर है, यम के। तो रेखीय आवर्धन कितना हो जाएगा इसका, रेखीय आवर्धन
m इज इक्वल टू होता है I अपान O, और ये किसके बराबर निकाला है माइनस V अपान U। ये फार्मूला है हमारा रेखीय आवर्धन का, कि रेखीय आवर्धन I अपान O तो होता ही है, साथ में माइनस V अपान U भी होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला हमको याद रखना है, न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सो नोट कर लें। उसके बाद इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम बताएंगे, सो नोट कर लें, उसके बाद फिर बताते हैं। पहली बात तो ये है कि रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दोनों लंबाइयों के अनुपात हैं, इसलिए नहीं होता है। दूसरी बात इसमें यह है कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसमें लिख दीजिए, अनुसार यम का मान, अनुसार जब प्रतिबिंब, ये लिखिए इसमें, जब प्रतिबिंब आभासी व सीधा, भाई आभासी प्रतिबिंब तो हमेशा सीधे होते हैं, आभासी व सीधा बनता है, तो यम का मान धनात्मक, यानी सीधे प्रतिबिंबों के लिए यम का मान कैसा होगा? धनात्मक होता है। सीधा होगा तो ये सीधा होगा तो इधर पीछे बना होगा, दर्पण के पीछे बनता है आभासी प्रतिबिंब, तो पीछे बनेगा, तो ये देखिए ये भी प्लस में नापा जाएगा और ये भी प्लस में होगा, तो जो अनुपात होगा प्रतिबिंब की लंबाई उसकी लंबाई दोनों प्लस में रहेंगी, इसलिए धनात्मक आ जाता है मान। ठीक है, तथा जब प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है, तो यम का मान ऋणात्मक होता है। तो ये दो पॉइंट इसके बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें से दूसरा वाला पॉइंट तो हमको बिल्कुल याद रखना है ताकि न्यूमेरिकल लगाने में कोई समस्या ना आए। ठीक है ना, इसको नोट कर लें। उसके बाद फिर हम लोग पहले पढ़ लेते हैं इसमें कि गोलीय दर्पण के उपयोग क्या है। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए इसके बाद। गोलीय दर्पण के उपयोग। तो गोलीय दर्पण के उपयोग, चूंकि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, तो दोनों के अलग अलग यूजेस हैं। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? ठीक है, नंबर 1, अवतल दर्पण का काम है एक्चुअल में
इस चीज हम लोग अभी जब किनारे खींचत बताया था हमने कि अवतल दर्पण में एक ही ऐसी पोजीशन होती जहां पर वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो इसी गुण का यूज हम लोग करते हैं प्रतिबिंब को बड़ा करके देखने में, कि किसी वस्तु को अगर छोटी है तो उसको बड़ा कैसे किया जाएगा। तो इस पहला इसका यूज है कि अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में किया जाता है। क्योंकि जब अगर हम अवतल दर्पण यूज करेंगे तो दाढ़ी बनाते समय तो हमको हमारा अपना चेहरा बड़ा दिखाई पड़ेगा, तो दाढ़ी बनाने में आसानी होगी, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दूसरा, अवतल दर्पण का उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग दांतों के डॉक्टर, दांतों के डॉक्टर, दांतों के डॉक्टर, दांतों के डॉक्टर दांत के प्रतिबिंब को बड़ा करके देखने में करते हैं। यानी डेंटिस्ट भी इसका यूज करते हैं, दांत के बगल में रख देते हैं अवतल दर्पण, तो हमको छोटा सा दांत बड़ा सा दिखाई पड़ने लगता है। अवतल दर्पण का उपयोग दांतों के डॉक्टर दांत के प्रतिबिंब को बड़ा करके देखने में करते हैं। तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों की हेडलाइट में किया जाता है। उपयोग गाड़ियों की हेडलाइट में किया जाता है। हेडलाइट में जो बल्ब के पीछे जो दर्पण लगा रहता है वो अवतल दर्पण होता है। उसका काम यह है कि जो प्रकाश पुंज है ये दूर तक चला जाए, ठीक है ना। क्योंकि अगर कोई चीज फोकस पर रखी जाए तो उसका जो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो फोकस से चलने वाले प्रकाश किरण अनंत तक जाते हैं, दूर तक चली जाएंगी, ठीक है ना। तो इसलिए इसका यूज हम लोग गाड़ियों की हेडलाइट में या टॉर्च में करते हैं, जिससे जो प्रकाश पुंज है वो दूर तक चला जाए, इसलिए इसका यूज करते हैं। तो ये इसके यूजेज हैं गोली दर्पण के। तो आप कम से कम इतने तो यूजेज याद करने, इसके अलावा भी और भी हैं, तो फिलहाल आप इतने याद रखिए। और दूसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग, इनका क्या यूज है। इनका यूज, पहला यूज ये है कि जितनी भी गाड़ियां होती हैं उनके ड्राइवरों के बगल में पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखने में किया जाता है। तो इसका पहला यूज तो यही कि जो ड्राइवर के बगल में जो दर्पण लगा रहता है जिससे हम पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखते हैं वो उत्तल दर्पण ही होता है।
तो पहला इसका तो लिख सकते हैं कि मोटर गाड़ियों में ड्राइवर के बगल में, मोटर गाड़ियों में ड्राइवर के बगल में पीछे से, बगल में मोटर गाड़ियों में ड्राइवर के बगल में उत्तल दर्पण लगाया जाता है, जो पीछे से आने वाली गाड़ियों को दिखाता है। ये ड्राइवर के बगल में उत्तल दर्पण लगाया जाता है जो पीछे से आने वाली गाड़ियों को दिखाता है। ठीक है। दूसरा इसका यूज ये है कि जो सड़कों के किनारे जो रोड लाइटें लगी होती हैं उन पर भी उत्तल दर्पण यूज करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण प्रकाश को फैलाता है। ठीक है ना। इसलिए चूंकि अगर लाइट जल रही है तो वहां काफी दूर तक उसका प्रकाश जाए रोड पर, तो वहां पर भी इसका यूज करते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइटों में प्रकाश को फैलाने के लिए किया जाता है। तो इसके दो प्रमुख यूजेस हमने बताए हैं, इनको याद कर ले। एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उत्तल दर्पण था, उत्तल दर्पण के उपयोग बताइए। ठीक है। तो इस प्रकार से इसके उपयोग हम याद कर लेंगे, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद हम लोग कुछ आंकिक प्रश्नों को करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। 60 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति
कामा लंबाई प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है हमारा। तो प्रश्न तो एक बार फिर पढ़ लें। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी प्रतिबिंब की स्थिति, उसकी लंबाई और प्रकृति बताना है। तो इसको आप लोग कर सकते हैं ट्राई। कैसे किया जाएगा? वक्रता त्रिज्या दे रखी है, अवतल दर्पण है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण वक्रता त्रिज्या माइनस में लेते हैं हम लोग। तो r का मान है -60 सेंटीमीटर। तो f का मान कितना हो जाएगा? r/2 होता है। तो -60/2 बराबर -30 सेंटीमीटर। f का मान निकाल लिया गया। अब कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, तो वस्तु की लंबाई भी दे रखी है। वस्तु की लंबाई को हमेशा प्लस में लेते हैं, जो सीधी खड़ी की जाती है। तो ये हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये दूर कितनी रखी है, यानी वस्तु की दूरी है 45 सेंटीमीटर। चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये हमेशा माइनस में लेते हैं। तो कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। तो स्थिति का मतलब हमको v भी बताना है, कितनी दूर बनेगा, और लंबाई भी बतानी है प्रतिबिंब की, और उसकी प्रकृति भी बतानी है। ठीक है। तो इसके लिए देखो हम लोग एक सूत्र जानते हैं कि एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है, m = होता है, पहले तो m = बाद में लगाएंगे। पहले हम लोग f और u ये दो चीजें दे रखी हैं, तो पहले इससे हम क्या निकाल लेंगे? v का मान निकाल लो। तो जो दर्पण का जो सूत्र होता है, दर्पण के सूत्र 1/f बराबर 1/v धन 1/u से, इसमें वैल्यू रखो। तो -1/30 बराबर 1/v हमको तो निकालना है, प्लस और 1/u का मान -45 ना हो जाएगा। ये माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस उधर ले जाए तो प्लस का हो जाएगा। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/45 - 1/30। इसका लघुत्तम ले, उसका लघुत्तम आ जाएगा 45 दूनी 90। तो 2 - 30 त्रिका 90, यानी v का जो ये आ जाएगा 1/v आया इतना, या इसको लिख सकते हैं हम लोग -1/90, यानी यह v = लिख सकते हैं -90 सेंटीमीटर। एक आंसर तो ये हो गया। वस्तु कितनी दूर बनेगी, प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगी? 90 सेंटीमीटर दूर। और मान चिन्ह बता रहा है कि ये भी दर्पण से बाईं ओर बनता है, जिधर वस्तु रखी है उधर तरफ इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। उसके बाद एक आंसर निकाल लिया v का मान। अब कह रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई बताओ। तो लंबाई निकालने के लिए सूत्र हमारे पास पता है कि m = होता है I/O = -v/u। यहाँ पर वैल्यू रखो, ये हमको हटा दो, केवल ये दो चीजें रखो साथ में। तो m I/O के बराबर भी होता है और m -v/u के बराबर भी होता है। तो हम आवश्यकता के अनुसार इसको इधर अलग हटा देंगे, केवल हम ये वाली वैल्यू यूज करेंगे। तो I का मान कितना निकालना है? O का मान 3, v का मान अभी हम लोग निकाला है -90/u का मान है -45। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ये, लेकिन ये माइनस पहले से है। तो I का मान क्या आ जाएगा? -45 दूनी 90 और 3 दूनी 6, ये तो कट जाएगा। 45 का 45, 45 दूनी 90, 3 दूनी 6, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस बचा रहेगा सेंटीमीटर। ये प्रतिबिंब की लंबाई। अब प्रतिबिंब की लंबाई देखिए माइनस में आई है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? माइनस क्या बता रहा है? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? मुख्य अक्ष से नीचे। अब मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा, इसका मतलब है प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा बनेगा। ठीक है। तो प्रकृति कैसी हो गई हमारी? उल्टी।
यानी उल्टे प्रतिबिंब कैसे होते हैं, वास्तविक, तो ये भी कह सकते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं आंसर में, इसका आंसर क्या लिखा जाएगा, प्रतिबिंब प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर लंबा तथा 6 सेंटीमीटर लंबा तथा 90 सेंटीमीटर दूर वस्तु की ओर वास्तविक व उल्टा बनता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर लंबा होगा प्रतिबिंब और 90 सेंटीमीटर दूर वस्तु की ओर वास्तविक तथा उल्टा बनता है। नोट कर लीजिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर कहता है एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। ठीक है, यानी एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई आधी होती है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई आधी है, तो प्रतिबिंब वस्तु का कितने गुना बन रहा है, 1/2। तो इसका मतलब m का मान ये दे रखा है, प्रतिबिंब जितने गुना बनता है वस्तु का वो m होता है। अब चूंकि अवतल दर्पण की बात हो रही है, उत्तल दर्पण की बात हो रही है, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा, और सीधे प्रतिबिंब के लिए m का मान क्या होता है, प्लस, यानी प्लस का 1/2। ये चिन्ह पर बाद अनुसार वैल्यू हो जाएगी। और वस्तु कितनी दूर रखी है, 25 सेंटीमीटर, और u का मान तो हमेशा माइनस में ही दिया जाता है। तो कह रहा है f का मान बताओ कितना होगा, f पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करें, रेखीय आवर्धन का जो सूत्र होता है वो पहले यूज कर दें, -v/u ये होता है, I/O भी होता है, पर यहाँ I/O की कोई जरूरत नहीं, इसलिए हम -v/u वाला यूज करेंगे। वैल्यू लगा दो, 1/2 प्लस का 1/2 बराबर v की वैल्यू हमको नहीं पता है और u की वैल्यू पता है हमारे पास -25। तो कितना हो जाएगा ये, v हो जाएगा माइनस प्लस हो गई 25/2 सेंटीमीटर। ये v की वैल्यू निकाली, v की वैल्यू 25/2 आ जाएगी सेंटीमीटर। अब हम दर्पण का सूत्र लगा दें, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तब होगा जो निकल आएगी, जो u और v हमको पता चल गए हैं। तो 1/f बराबर 1/v, v की वैल्यू है
25/2 माइनस प्लस यह है और माइनस में वैल्यू रखेंगे u की -25। तो ये कितना हो जाएगा 1/f बराबर 2/25 माइनस 1/25, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/f बराबर 1/25, यानी f बराबर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। प्लस में आया, इसका मतलब उत्तल दर्पण की बात हो रही है। ठीक है, इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लें। उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज की वीडियो का। एक क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बने। 5 गुना बड़ा बने। बड़ा लिख देते हैं, 5 गुना बड़ा बने। जबकि प्रतिबिंब नंबर 1 वास्तविक और नंबर 2 आभासी हो। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से समझना है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बड़ा बने। जबकि प्रतिबिंब पहली स्थिति है वास्तविक बनता है, नंबर 2 है आभासी बनता हो। तो ये बताना है वस्तु कहाँ रखी जाए। और दूसरी इसमें प्रश्न पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा ये बताना है। ठीक है, तो इसमें पहले तो हमको नोट कर लें जो दे रखा है, सॉल्यूशन देखें इसका। आप ट्राई भी कर सकते हो, इसको वीडियो पॉज करके इसको करने का प्रयास करो। इसके बाद इसके सॉल्यूशन देख लो बाद में। ठीक है, तो एक अवतल दर्पण फोकस दूरी है, यानी यह आपका मान दे रखा है। अवतल दर्पण फोकस दूरी को हमेशा माइनस में रखते हैं, तो 15 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, कहाँ रखा जाए इसका, तो फर्स्ट पार्ट कहता है कहाँ रखा जाए, नहीं V हमको निकालना है। वस्तु को कहाँ रखा जाए, नहीं U निकालना है। U भी निकालना है
और वी भी निकालना है। लास्ट में क्या रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, और यम की वैल्यू जो है वो दे रखी 5 गुना, यानी प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु का 5 गुना, यानी एम का मान कितना है 5। पहली कंडीशन तो वास्तविक बनता है, तो वास्तविक के लिए एम का मान कैसा होना चाहिए, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उल्टे, और उल्टे के लिए एम का मान निगेटिव आता है। ठीक है, तो एम का मान निगेटिव रख देंगे। अब इसमें हम रेखीय आवर्धन सूत्र लगाओ पहले, क्योंकि हमको u और v दोनों चीजें ज्ञात करनी फर्स्ट पार्ट में, यही काम सेकंड में करना है, बस उसमें प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, इतना क्या चेंजमेंट है। तो पहले हम m इक्वल टू लगाएंगे m इक्वल टू माइनस वी अपान यू, ये सूत्र होता है, वैल्यू रख दीजिए इसमें। तो -5 इक्वल टू माइनस वी अपान यू, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 5u, ये मान आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा 5u, इसको डालने के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद फिर हम लगाएंगे दर्पण का सूत्र, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f वाला, यहाँ पर वैल्यू रखो, तो समीकरण नंबर 1 से v की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, ठीक है, और f का मान दे रखा है, -1/15 बराबर 1/v, समीकरण नंबर 1 से 5u माइनस 1 प्लस 1/u, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए तो आ जाता है 1/15 बराबर कितना हो गया, ये 5 को गुणा कर लेते हैं, 5 1 6/5u, लघुत्तर लेके जोड़ सकते हैं आप लोग। तो u का मान कितना हो जाएगा, तो u इक्वल टू हो जाएगा -15 × 6/5, 15 और 6 का 18, u की वैल्यू कितनी आ गई, -18 सेंटीमीटर। एक आंसर तो ये हो गया इसका, कितनी दूर वस्तु रखी जाए, ठीक है ना। अब u का मान समीकरण 1 में रखने पर u का मान रख देंगे तो v का मान भी आ जाएगा, तो v का मान कितना हो जाएगा, 5 × u का मान है -18, 18×5 = 90 सेंटीमीटर, तो 90 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब इसका बनेगा, क्योंकि माइनस लग करके आया, इसका मतलब है कि जिस ओर वस्तु रखी है उधर ही की ओर प्रतिबिंब बनता है। कितनी दूर रखी है वस्तु, -18 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, -90 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट हो गया, नोट कर लें इसको। उसके बाद फिर हम इसका करते हैं सेकेंड वाला पार्ट। तो सेकेंड पार्ट हमारा है, इसमें भी सब कुछ यही निकालना है। देखिए इसमें सेकेंड वाले पार्ट को हम लोग कैसे कर दें, बिगाड़ करें नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, इसको बिगाड़ देते हैं, पहले नोट कर लिया इसको, ओके। करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस आपको थोड़ा सा सोचना है यम के बारे में। यम हमारा देखिए सेकेंड पार्ट में कहता है यम कैसा है, आभासी। आभासी के लिए यम का मान कैसा होता है, प्लस का। आभासी प्रथम सदैव सीधे बनते हैं, सीधे के लिए यम का मान प्लस में रखा जाएगा। तो पुनः सूत्र लगा दो, m बराबर -v/u, m की वैल्यू है 5 -v/u, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5u। इसको डाल लेंगे समीकरण नंबर तीसरा डाल लेते हैं, समीकरण नंबर दूसरा, समीकरण नंबर 1 पहले पढ़ा था, दूसरा इसको डाल लेते हैं। फिर दर्पण का सूत्र लगा दो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, वैल्यू रखो 1/f -15 1/v, v की वैल्यू समीकरण नंबर 2 से -5u
प्लस 1/u ना हो जाएगा। इसमें हम 5 का ऊपर से गुणा कर लें तो दोनों के हर बराबर हो जाएंगे। 5 में 1 कम हो जाएगा 4। क्या बचा हमारे पास? 1 माइनस बटे 15 बराबर 4/5u। तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा? -15 इंटू 4/5। 5 5 15 4 तिहाई 12। यहाँ आ जाओ तो कितना आ गया? u बराबर, ये लिख देते हैं, u बराबर कितना आ गया? 4 तिहाई 12 माइनस 12 सेंटीमीटर दूर रखा जाएगा। तो एक आंसर तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हम इस u का जो मान होगा समीकरण 2 में रख देंगे। 2 में रख देंगे तो v का मान कितना हो जाएगा? -5 इंटू -12। ये हो जाएगा v इक्वल टू हो जाता है 12 पंचे 60 सेंटीमीटर दूर। और प्लस में आया है, इसका मतलब कैसा बनता है? आभासी, यानी दर्पण के पीछे बनेगा इसमें। तो इस प्रकार से ये आंसर हमारे दोनों निकल आते हैं। ठीक है, नोट कर लें। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।